बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, आज पाकिस्तान के लिए, पूरी कौम के लिए एक इंतहाई अफसोसनाक दिन। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब इस दुनिया में नहीं रहे। इस मुल्क को मजबूत बनाने वाले, एटमी ताकत बनाने वाले, इस मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने वाले डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब आज इंतकाल कर गए हैं। और आज स्टेट फ्यूनरल जो है उन्हें दिया गया, सरकारी एजाज़ के साथ उन्हें सपुर्द खाक किया गया। आज अवाम की जो उनसे मोहब्बत थी, जो उनसे अक़ीदत थी, उसका इजहार भरपूर अंदाज में हुआ। वो इस तरीके से कि आज परवरदिगार की कुदरत के करिश्मे बेइंतहा नज़र आए। आज इस्लामाबाद में यालाबारी भी थी, तेज़ आंधी भी थी, तेज़ तूफ़ानी बारिश भी थी, लेकिन उसके बावजूद ला तादाद अफराद फैसल मस्जिद पहुँचे डॉक्टर अब्दुल कदीर के नमाज जनाजा के लिए। और पैदल जो है बहुत सारे लोग जो हैं वो सफ़र करते हुए मॉस्क तक पहुँचे, क्योंकि इस्लामाबाद की सड़कों पर पानी था, गाड़ियां भी नहीं जा पा रही थी। तो ये आज अवाम की मोहब्बत और अकीदत जो है वो उनसे अवाम ने दिखाई है। लेकिन यहाँ पर यह भी बात जो कि अफसोसनाक बात है कि जब भी कोई दुनिया से रुखसत हो जाता है तो हम उसके बारे में बात करते हैं, हम उनको मोहसिन पाकिस्तान कहते तो हैं, बहुत सारे एजाज़ात से भी पाकिस्तान की हुकूमतों ने उन्हें नवाजा, लेकिन डॉक्टर साहब पर बहुत इल्ज़ामात भी लगे इस मुल्क का की जो उन्होंने खिदमत सर अंजाम दी। एक इंटरव्यू में उसका उन्होंने जिक्र भी किया। सुहेल वड़ाइच को दिया गया ये इंटरव्यू है जिसमें उनसे सवाल किया गया कि क्या आपको कोई पछतावा है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मरहूम जो कि इस पछतावे का इजहार कर रहे थे कि इस कौम के लिए काम करने का पछतावा है, और साथ ये भी कहा कि कौम से शिकवा नहीं, कौम ने तो बहुत मोहब्बत दी है, लेकिन जो एहसान फरामोश हैं उनसे शिकायत उनकी रही। उन्होंने कहा कि जो सिला मुझे दिया गया वो आपके सामने है। वो एक अहमद नदीम कासमी साहब का शेर है ना कि उम्र भर संगजनी करते रहे अहले वतन, ये अलग बात कि दफनाएंगे एजाज के साथ। डॉक्टर समर मुबारक मंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत क्लोजली काम भी किया है आपने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के साथ। पहले तो डॉक्टर साहब ताज़ियत कबूल कीजिएगा और ज़रा अपना जो ताल्लुक़ है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के साथ जो रहा है वो ज़रा बताइएगा। मैं तो ये कहूँगा कि आज मैं सुबह ये खबर जब मिली तो मैं बहुत शौक में चला गया। बहुत ही मुझे दुख हुआ कि एक हमारे करीब, एक हमारे 50 साल की दोस्ती थी आपस में, वो दोस्त चला गया इस दुनिया से जिसने बहुत नुमाया काम किया पाकिस्तान के लिए। वो शख्स चला गया जिसने इस मुल्क में इतना ज़्यादा लोगों का मोराल बूस्ट किया, पाकिस्तान का दिफा बूस्ट करने के साथ लोगों का मोराल भी बूस्ट किया जी। और दुनिया को दिखा दिया कि ये मुल्क जो वैसे तो गरीब है लेकिन ज़हनी तौर पर गरीब नहीं, तो जिस चीज़ से कमर कसती है वो करके दिखा सकता है, और दिखा दिया। तो ये वो मुंसलिक रहे इस प्रोग्राम के साथ। इसके 3 पहलू हैं। एक था यूरेनियम एनरिचमेंट का जो डॉक्टर साहब ने की और बहुत कुछ उसलूबी से की, बहुत मुश्किल काम था, टेक्नोलॉजी बड़ी सोफिस्टिकेटेड थी। दूसरा पहलू था बॉम्ब को डिज़ाइन करने का, बॉम्ब को मैन्युफैक्चर करने का, यूरेनियम की माइनिंग करनी, ढूंढना, उसको माइन करके रिफाइन करना। 0.01% यूरेनियम है हमारी मिट्टी में, वहाँ से वो निकाल के और वो प्योरीफाई करके डॉक्टर साहब को कोटे भेजा गया ताकि वो उसकी एनरिचमेंट कर सके। ये काम एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने बड़ी मेहनत से किया। फिर नैस्कॉम इदारा है जो मैंने हेड किया, बनाया, उसमें मिसाइल्स बनी हैं ताकि आपके बॉम्ब्स को कैरी करके कहीं पहुंचा सके, टारगेट पे एक्यूरेटली पहुंचा सके। क्रूज मिसाइल्स बनी हैं। बहुत काम तीनों इदारों ने मिलजुल के किया और बड़ी कोलैबोरेशन और कोहेजन के साथ किया और बड़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ किया, क्योंकि ये ऐसा काम नहीं है कि कोई भी आइसोलेशन में कर सके। सही। तो ये सारा कुछ जो हुआ, ये डॉक्टर साहब के अंदर भी एक स्पिरिट थी, कोलैबोरेशन की, फ्रेंडलीनेस थी, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट थी। एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन जो गुजरे हुए डॉक्टर अशफाक साहब, उनका भी बड़ा मैनेबल कैरेक्टर था। हम भी उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते थे। मेरे से तो वैसे एज में बड़े थे, मेरे से एज में कोई बंदा बड़ा मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, कोई भी हो। डॉक्टर साहब ऑब्वियसली ये तो उनका एक जिस तरह आपने कहा कि एक पूरा टीम वर्क था और आइसोलेशन में तो ऑब्वियसली कोई चीज़ नहीं हो रही थी, उनकी पूरी ही टीम को, तमाम ही लोगों को क्रेडिट जाता है। तकरीबन 40,000 बंदा इस पे काम करता है प्रोग्राम में। कई लोग एक्सीडेंट में अल्लाह को प्यारे हो गए काम करते करते, कई लोग वैसे चले गए दुनिया से। सबको खराज तहसीन मिलता रहा और मिलेगा, अल्लाह ताला की तरफ से अजर मिलेगा। डॉक्टर प्रोफेसर गए, हमें बड़ा अफसोस है कि आखिरी उनके जो 15-20 साल गुजरे हैं यहाँ पे, वो उसकी वजूहात में मैं बिल्कुल इस वक्त
जाना नहीं चाहता, ना वो मुनासिब है, ना मुझे पता भी नहीं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक सवाल जरूर, क्योंकि आज जाहिर है दुख था और वो जिस दुख का इजहार खुद वो करते रहे हैं अपने मुख्तलिफ इंटरव्यूज में, बड़े अरसे से वो अलील भी थे, फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी वजीर आजम या किसी ने पूछा नहीं, सिवाय सीएम सिंध मुराद अली शाह के उनको किसी ने पूछा नहीं जब वो बीमार थे, लेकिन अदरवाइज भी आज कुछ ऐसे चेहरे दिख रहे थे टीवी पे और जो स्टेट फ्यूनरल की बात कर रहे थे, सरकारी एजाज की बात कर रहे थे, जो माजी में उस काबीना का हिस्सा थे, जो इल्जामात लगा रहे थे और डॉक्टर साहब से माफी का मुतालबा करते थे। मुझे ये जरा बताइए कि क्या कभी उन्होंने इन शिकवों का या जो दुख था उनका इस चीज पे, उसका इजहार आपसे किया है? मेरे साथ तो उनका एक सिर्फ टेक्निकल रिश्ता था जो कि 2001 में जब वो रिटायर हुए तो उसके बाद खत्म हो गया। मैं नेस्कॉम का चेयरमैन था, मैं 2007 तक काम करता रहा, वो पहले रिटायर हो गए, उसके बाद वो फलाही काम करते रहे, यूनिवर्सिटीज बनाते रहे, कॉलेज बनाते रहे, हॉस्पिटल बनाए, उन्होंने बहुत सारा इस तरह का काम किया, इंसानियत की खिदमत की। तो वो उसमें वो हम देखते थे, अखबारों में पढ़ते थे उसके बारे में, उनके हॉस्पिटल रास्ते में नजर आते हैं, और लाहौर जाए तो इधर भी नजर आते हैं, उधर भी। वो तो काम उनका मैं हर एक को पता है, लेकिन वो टेक्निकली जब तक काम करते रहे, और मेरी उनकी एसोसिएशन रही है मिसाइल के एग्जाम में भी, और न्यूक्लियर वॉरहेड जो बन रहे थे उस वक्त थी, तो वो बहुत उस वक्त क्लोज कोलैबोरेशन थी और बड़ी अच्छी प्यार मोहब्बत से कोलैबोरेशन थी। वो मैं जाता था कोटे तो वो बड़ी खातिर करते थे, खाना वाना खिलाते थे, पास बैठाते थे, बड़ा अच्छी तरह से मिलते थे। इसी तरह से वो जब आते थे नेस्कॉम में, हम उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते थे, और गौरी मिसाइल को प्रोग्राम जो था सारा फिर उन्होंने हमें हैंड ओवर कर दिया, वो फिर अब बड़ा अच्छी तरह से वो चल रहा है प्रोग्राम। और भी हमने शाहीन सिस्टम्स बनाए, वो अपना अपना काम हर एक ने बड़ा अच्छी तरह से किया और बड़ा मिलजुल के किया। तो ये उनकी तबीयत थी इस तरह की कि वो वॉज वेरी फ्रेंडली और सेंसिटिव बड़े थे। वो किसी इंसान को जरा सी तकलीफ हो जाए तो उनको लगता था कि जैसे उनको ज़ाती तौर पर वो तकलीफ हुई है। और यही वजह है कि उन्होंने आखिरी जो सालों के गुजरे ना, उनको फील बहुत किया। उनके साथ ज्यादती जो अगर हुई है, मुझे नहीं पता हुई है या नहीं हुई है, या कम हुई है ज्यादा हुई है, जो भी हुई है हमें उसका कोई इल्म नहीं है। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन की आज मुझे तस्वीर आई जनरल कदवाई साहब की, लेफ्टिनेंट कदवाई की, जिन्होंने स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन के फर्स्ट डीजी थे। वो अब 3-4 दिन पहले की, 5-6 दिन पहले की तस्वीर है। वो कबूटे हुए जब ये KRL हॉस्पिटल में एडमिटेड थे ना, तो वो वहाँ पे उनको मिलने के लिए गए। राइट, ठीक है, और वहाँ मिलने के लिए गए, और मैंने कदवाई साहब से जब अपना शेयर किए फीलिंग्स, तो उन्होंने मुझे वो तस्वीर भेजी कि देखो मैंने बहुत रिस्क लिए, वहाँ पे बहुत कोविड था, और उन्होंने बड़े मास्क पहने थे, लेकिन मैं उसमें जाकर उनको मिल के उनको मोरल बूस्ट करके आया। सब लोग उनको रिस्पेक्ट इसी तरह से करते थे। जैसा आपने कहा कि वो फ्रेंडली थे और सेंसिटिव थे, और शायद यही वजह है कि उनको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फील भी होती थी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर समर मुबारकमंद साहब, और जैसे करेंगे डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब की, कि अपने साथ होने वाली ज़्यादतियों का या जो भी उनके शिकवे थे या जिस तरह से भी उन पर इल्ज़ामात लगाए गए, कुछ पिछले जो ज़िंदगी के उनके आखिरी साल रहे उसमें वो दुख का इजहार करते भी रहे। बहरहाल अल्लाह से दुआ है कि उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनको जवार रहमत में जगह दे। इमाम अहमद इब्न हम्बल ने कहा था कि हमारे जनाजे फैसला करेंगे कि कौन हक़ पे था। आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बलूचिस्तान के हवाले से बात करेंगे, वहाँ पर जो पॉलिटिकल क्राइसिस इस वक्त नज़र आ रहा है। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब और उनकी पूरी टीम ने जिस तरह से मेहनत की और बलूचिस्तान में ही चागी के पहाड़ों में ये धमाका करके पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। बलूचिस्तान से ही आज मेहमान शख्सियात हमारे पास मौजूद होंगी। राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। बलूचिस्तान में जो सियासी बहरान गुज़श्ता कई दिनों से हमें नज़र आ रहा है वो अभी उसी तरीके से जारी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल कहते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ 12 लोगों के कहने पर इस्तीफ़ा हरगिज़ नहीं देंगे, जबकि उनकी अपनी काबीना के लोग उनसे अलग हो रहे हैं, इस्तीफ़ा दे रहे हैं, और पूरी अपोजिशन जो है वो भी एक तरफ हमें दिखाई देती है। और वो कहते हैं कि जी वज़ीर आला की वजह से बलूचिस्तान के अवाम के साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, जो गैर जमहूरी रवैया उन्होंने रखा है उसको तब्दील करना होगा, और उसका वाहिद हल ये है कि जाम कमाल साहब वज़ारत आला से इस्तीफ़ा दें और उनकी जगह कोई और वज़ारत आला जो है वो संभाले। इस पे ज़रा बात करेंगे। मेहमानों का मैं आपसे तारुफ़ करवा दूँ। ज़ियाउल्लाह लांगो साहब हमारे साथ मौजूद हैं,
آپ وزیر داخلہ بلوچستان ہیں. ہمارے ساتھ ثناءاللہ بلوچ صاحب موجود ہیں BNP مینگل سے, اور آپ ممبر ہیں بلوچستان اسمبلی, فارمر سینیٹر. اور ہمارے ساتھ ملک سکندر خان صاحب بھی موجود ہیں, اپوزیشن لیڈر ہیں بلوچستان اسمبلی میں. اس کے علاوہ خلیل احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, 92 کے بیورو چیف ہیں. آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں, بہت شکریہ. ثناءاللہ بلوچ صاحب, آپ سے میں آغاز کرنا چاہوں گی. پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ کیا وہ وجوہات ہیں, کیا وہ محرکات ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ سب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جام کمال صاحب بھی اس وقت تمام مسائل کی جڑ ہیں؟ کیا ان کی جگہ کوئی اور شخص آئے گا تو یہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی؟ آخر وہ وجوہات کیا ہیں آپ کے نزدیک؟ تھینک یو بیوی. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ. ایک تو بات یہ ہے کہ ہم اس لیے سمجھتے ہیں کہ جام کمال صاحب بلوچستان میں جو بڑھتے ہوئے بحرانات ہیں ان کا ذمہ دار ہے, کیونکہ بلوچستان ویسے ہی کثیر الجہتی مسائل کا شکار صوبہ رہا ہے. اس کو ایک ایسے لیڈرشپ کی ضرورت ہے جو اپنے اپروچ میں بڑا انکلوسیو ہو, یعنی اس کے دل اور اس کا دماغ اور اس کے ہاتھ ہر وقت کھلے ہوئے ہوں, اور لوگوں کے ساتھ بات چیت کے لیے لوگوں کے سیاسی مسائل کو, معاشی مسائل کو, معاشرتی مسائل کو, ہمارے ہاں تھوڑے قبائلی مسائل ہیں ان کو سمجھنے کی اس میں صلاحیت اور استعداد ہو. یہ کوئی بیوروکریٹک طرز سے, اتھارٹیرین طرز سے, سیڈسٹڈ مائنڈ سے جو آپ اس پہ کو نہیں چلا سکتے. تو بلوچستان میں ہوا کیا, 3 سال سے بالخصوص ایک غیر سیاسی, غیر تجربہ کار جس نے بلوچستان میں کسی عہدے پر کوئی ذمہ داری سر انجام نہیں دی ہو, اس کو ایک جماعت بنا کے اس کو یہاں کا وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا. پھر 3 سال کے اندر میں آپ کو بتاؤں بلوچستان میں 1800 ارب جو ہے وہ خرچ ہوئے ہیں, یعنی ڈیولپمنٹ اور نان ڈیولپمنٹ کی مد میں. یہ وہ صوبہ ہے کہ جب آپ 3 سال کا رزلٹ نکال, یہ میرے پاس UNDP کی رپورٹ پڑی ہوئی ہے, یہ اب بالکل صاحب کی ویب سائٹس پہ ہے, آپ دیکھیں گے بلوچستان کے جو اعداد و شمار وہ ساؤتھ افریقہ, اپنا صومالیہ سے, ایتھوپیا سے, سیریلیون سے, جو ویسٹ افریقہ کے سب سے جو پسماندہ ترین اقوام اور علاقے ان سے بھی گیا گزرا ہے. ہم افغانستان سے بھی نیچے آ گئے ہیں تعلیم کی شرح میں, صحت کی شرح میں, بیکاری کی شرح میں, اقتصادیات کی شرح میں. تیسری بات یہ بھی, یہ پروونس گزر رہا ہے ایک ٹرانزیشن سے. یہاں پر بہت بڑا ایک کانفلکٹ 15-20 سال سے جاری ہے. تو جب یہ ٹرانزیشن پیریڈ تھا, اس میں ایک ایسے اسٹرانگ پرسنالٹی کی, ایک ایسے ویژنری لیڈرشپ کی ضرورت تھی جو بلوچستان کو اس ٹرانزیشن سے بڑا سکسیسفلی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں لانگ ٹرم اسٹیبلٹی کی طرف, یعنی مستقل جو ہے پرامن اوکے, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو فنڈز 450-500 ارب جو آپ نے گنوایا کہ وہ نہ جانے کہاں لگ رہا ہے. اور پھر دوسرا یہ جو بار بار ایک اعتراض ہم بڑے عرصے سے میڈیا پہ سن رہے ہیں کہ جی من پسند لوگوں کو فنڈز دیے جا رہے ہیں. پہلے ضیاء اللہ لانگو صاحب ذرا اس کی وضاحت فرمائیے گا, کیونکہ یہ بات صرف ثناءاللہ بلوچ صاحب نہیں, بیشتر آپ کی اپنی جماعت کے لوگ جو ہیں وہ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ جو جس کو دل چاہتا ہے وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ فنڈز دے دیتے ہیں, اور وہ کہاں لگ رہے ہیں, تعلیم کے شعبے میں نہیں لگ رہے, صحت کے شعبے میں نہیں لگ رہے. اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح ثناءاللہ بلوچ میرے بھائی صاحب نے فنڈ کا ذکر کیا, تو سب سے بڑا مسئلہ ہی اس ٹائم بلوچستان میں جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں یا جو حکومت مخالف جماعتیں ہیں, ان کو مسئلہ ہی یہی ہے کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ عمران خان صاحب کی فیڈرل حکومت کے ہم بہت مشہور ہیں کہ انہوں نے جتنے فنڈز بلوچستان کو دیے تاریخ میں اس کی مثال نہیں تھی, جس کی وجہ سے بلوچستان میں ترقی کا ایک جال بچھ رہا ہے. بلوچستان جو ہے ہزاروں کلومیٹر, سینکڑوں نہیں, PSDP کو آپ چیک کریں, اگر اس میں نہیں ہوا آن گراؤنڈ کام ادھر آپ کو نظر نہیں آئے, آپ ٹی وی پر ایک پروگرام دیکھ کر ہمیں دکھا دیں, آپ آج کل میڈیا سے چھپا ہوا نہیں ہے. فیڈرل PSDP میں سینکڑوں نہیں ہزاروں کلومیٹر بلوچستان میں روڈز بن رہے ہیں. پروونشل PSDP میں اتنا بلوچستان کی تاریخ میں کسی حلقے میں پیسہ نہیں لگا ہے جتنا تاریخ میں پہلی مرتبہ جام کمال لگا رہے ہیں. اپوزیشن جماعت کہتے ہیں کہ غیر منتخب ارکان یا ان کو, اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ثناءاللہ بلوچ صاحب خاران سے کامیاب ہو گئے. ثناءاللہ بلوچ صاحب کہتے ہیں یہاں سے جو ہے آپ کی پارٹی کامیاب نہیں ہوئی ہے, میں کامیاب ہوا ہوں, تو ادھر سے آپ اس خاران کے نظام کو, یہاں کے پیسوں کو اوپر نیچے میرے کہنے پر کریں. یہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے ہر علاقے کا, ہر فرد کا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے. وزیر اعلیٰ کہیں بھی پیسے لگا سکتا ہے. ابھی اب خاران میں لگا دے تو یہ کہیں گے انہوں نے غیر منتخب افراد
दिया, हमने गैर मुस्तकिल अफराद को नहीं, हमने हवाम को दिया। लेकिन इसमें एक और चीज भी होती है ना कि जो जीतने वाला होता है, जो कैंडिडेट होता है, ज़ाहिर है वो जिस हल्के से जीत रहा होता है उसको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का ज्यादा पता होता है, तो ज़ाहिर है उनको ऑन बोर्ड लेके या मुशावरत करके चीजें की जाएं, जिस तरह बाकी सूबों में भी यही हमें नजर आता है ना। उनसे देखें, वो कहते हैं भाई हमसे पूछ तो ले कहाँ पैसा लगे, हमें हमारे हल्के का ज्यादा पता है। जब वो उनकी तजावीज़ें ली जाती हैं, उनकी तजावीज़ के मुताबिक पैसे लगाए जाते हैं, लेकिन वो वजीर आला को बिल्कुल हाथ पांव बांधना चाहते हैं कि हाँ बिल्कुल हमारी मर्जी के मुताबिक हुकूमत बनी भाई, इसलिए कि हुकूमत अपनी मर्जी से काम करेगी, वरना आप अपोजिशन वालों को हुकूमत में बिठा लेते। तो सबसे बड़ा मसला इस टाइम जो है अपोजिशन को और हुकूमत मुखालिफ जमातों को बलूचिस्तान में जो एक तरक्की का जाम कमाल की क़यादत में बिछा है, उसको मुस्तकबिल में लोग ओके चलें। दो बिल्कुल मुतज़ाद व्यूज ऑब्वियसली हमारे सामने आ गए। सनाउल्लाह बलोच साहब कहते हैं कि जी बिल्कुल तरक्याती फंड्स नहीं लग रहे हैं, ज़िया साहब ज़ाहिर है हुकूमत में हैं, वो कहते हैं कि जी तरक्की का जाल बिछाया जा रहा है। लेकिन एक चीज़ सनाउल्लाह बलोच साहब के हल्के के हवाले से क्योंकि बात हुई है, मैं उनसे जवाब लूँगी, लेकिन पहले मलिक सिकंदर साहब आप ज़रा बताइएगा, आपका भी एक बयान आया कि जाम कमाल के किसी भी हुक्म पर अमल करना बिल्कुल गैर कानूनी है, तो वो तो वज़ीर आला हैं, अभी तो तब्दील नहीं हुए, अभी तो नो कॉन्फिडेंस जो है वो कामयाब नहीं हुई, अभी तो कुर्सी से नहीं हटे, कैसे गैर कानूनी है? आपको क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं जो कि वज़ीर आला के जाम कमाल साहब के वज़ीर आला होने के बायस पैदा हो गई हैं ऐसी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बीबी। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर कदीर साहब के हक में अल्लाह पाक की दरबार में इस्तदा करता हूँ कि अल्लाह उन्हें जवार रहमत में जगह दे, हमारे कौम के हीरो को क़यामत में भी इसी तरह हीरो रखे, कब्र में भी इसी तरह हीरो रखे। ये लोग सदियों में पैदा होते हैं, अल्लाह पाक उन्हें जवार रहमत में जगह दे। जहाँ तक मेरे बयान का आपने रेफरेंस दिया, मैडम, 3 महीने से ये 4 महीनों से ये सिलसिला चल रहा है। वैसे तो 3.5 साल से ये बहुत बड़ी स्टोरी होगी जब हम वो सारे हालात बताएं। 4.5 महीने से ये तनाज़ात हैं और इन तनाज़ात की उसमें 14 सितंबर को हमने कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया, तो उसके साथ ही उनकी अपनी पार्टी के 11 लोग उनसे बगावत कर गए। हम 23 के सरदार नवाब सनाउल्लाह साहब भी हमारे साथ हैं, तो इस तरह हम 24 हो जाते हैं। 24 ये हैं और शुरू में 11 इनके लोगों ने इनसे बगावत की कि आपका जुल्म जिबर जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। तो उस सूरत में ये 11 वो और 24 ये 35 हो गए। हमारे यहाँ रिक्वायर्ड मिनिमम जो चीफ मिनिस्टर के लिए वो 33 हैं। अब जब 35 इस तरफ आ गए तो वहाँ वो मिनॉरिटी में चले गए। ये पूरे बलूचिस्तान को पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है। ज़ाहिर है इस हद तक दबाव तो आया कि पार्टी सदारत से उनको अलहदा होना पड़ा। आपको लगता है कि वाकई अब जाम कमाल साहब इस पोजीशन में आ गए हैं, इस हद तक दबाव उन पर बढ़ गया है कि उनको वजारत आला से भी इस्तीफ़ा देना पड़ेगा? पहले तो सादिया बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताऊं कि पूरा 1 महीना हो गया है कि ये बहरान चल रहा है और इसकी सज़ा बलूचिस्तान के अवाम और सूबे को मिल रहे हैं। यकीन करें तमाम चीज़ें ठप हो चुकी हैं, सरकारी अमूर ठप हैं, ब्यूरोक्रेसी ने काम करना छोड़ दिया है और लोग दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। बाकी बात ये है कि मलिक सिकंदर साहब ने भी कहा कि कल वज़ीर आला बलूचिस्तान ने ख़ुद कहा कि उन्होंने एक पावर शो किया जिसमें 25 अरकान थे, जिसमें बाप पार्टी के उनके लोग और उनके इत्तेहादी शामिल थे। और जैसा कि आपको पता है कि बलूचिस्तान में वज़ीर आला बनने के लिए
33 वोट्स जो हैं वो दरकार होते हैं। तो वो कल खुद उन्होंने शो की कि मुझे 25 अरकान की जो है हमायत हासिल है, जिस पे अपोजिशन को एक मौका मिल गया कि वो तो अक्सरियत खो चुके हैं, उनके पास अक्सरियत नहीं है, लिहाजा गवर्नर आइन के आर्टिकल 130 उसकी क्लास 7 के तहत जो है उनको कहें कि वो फौरी तौर पर एतमाद का वोट ले। वो इस बात को भी कोट कर रहे हैं कि जिस तरह सेनेट में सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी जीत गए थे तो उसके फ़ौरन नेक्स्ट डे वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो है वो एतमाद का वोट लिया था। तो इसी तरह इनका भी यही मुतालबा है, क्योंकि जहाँ वज़ीर आला जाम कमाल खान ने खुद कल जो है एक पावर शो किया, खाना किया, जिसमें 25 अरकान शिरकत की, तो उनके पास अब 8 अरकान कम है। और तो लाजमी बात है कि जो चीज़ें हैं जो नज़र आ रही हैं वो यही हैं कि जब तक 33 नहीं होंगे तो आप अक़लियत में आ गए, तो लिहाजा आप एतमाद का वोट लें। लेकिन आज वज़ीर आला बलूचिस्तान का कहना था कि मैं अपोजिशन के कहने पे क्यों एतमाद का वोट लूँ, अगर उनको इतना ही वो शौक है तो वो फौरी तौर पे फिर दोबारा अदम एतमाद की तहरीक मेरे खिलाफ पेश करें, फिर उस पर फैसला हो जाएगा कि मेरे पास अक्सरियत है कि नहीं। तो सिचुएशन काफ़ी जो है वो टेंस हो गई है और मामलात जो हैं वो काफ़ी हद तक आगे जा चुके हैं। अब सब लोगों की नज़रें हैं कि क्या गवर्नर बलूचिस्तान वज़ीर आला बलूचिस्तान को कहेंगे कि वो एतमाद का वोट लें, या फिर वज़ीर आला जाम कमाल जो हैं वो खुद आएँ असेंबली का इजलास बुलाएं और अपनी अक्सरियत साबित करें ताकि जो है ये मसला हल हो सके। जी सही है, लेकिन इसमें तो कोई मुज़ायका वैसे होना नहीं चाहिए, क्योंकि जमहूरी तरीका है। अगर तहरीक अदम एतमाद आती है या एतमाद का वोट लेना पड़ता भी है, और अगर उनको लगता है कि अक्सरियत वाकई है उनके पास, तो ताकि ये बहरान तो किसी हद तक टले। सनाउल्लाह बलूच साहब, एक पहले बात की ज़ियाउल्लाह साहब ने, ज़रा उसका जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि स्पेसिफिकली उन्होंने आपके हल्के का जिक्र किया कि और बाकी भी जो अपोजिशन में बैठे MPs हैं उनकी भी फिर यही डिमांड होती होगी जो ज़िया साहब को लगती है कि आप चाहते हैं कि वज़ीर आला साहब जो हैं वो फंड्स ना लगाएं, बल्कि आप लोगों के कहने पे जहां आप लोग निशानदेही करें वहां पर हो, और तजावीज़ भी ली जाती हैं। बीबी देखें, ज़िया साहब हमारे छोटे भाई हैं, लेकिन मैं खैर बहुत ही तफसील से ये बहस है, ये बलूचिस्तान में सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा है। बलूचिस्तान के वसाइल वो बलूचिस्तान के गरीब लोगों के, बल्कि पाकिस्तान के लोगों के टैक्स का पैसा है। वो जाम कमाल साहब की ज़मीनों की आमदनी नहीं है, उन्होंने खुद अपने हाथ से काश्त नहीं किया कि उनकी मर्जी है और उनके कैबिनेट के कुछ लोग बैठ के अपने आप को अक्ल कुल समझे और वो कहें कि हमने क्या करना है। उन्होंने सड़कों का जिक्र किया, अच्छी बात की उन्होंने। मैं यही कह रहा हूँ कि बलूचिस्तान में जब से वो 3 साल से आए, कंक्रीट सेंट्रिक यानी सीमेंट सरिया ईंट वाली डेवलपमेंट है। बलूचिस्तान में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की ज़रूरत है, पानी का बहरान है, तालीम का बहरान है। बलूचिस्तान का कोई हॉस्पिटल, चाहे आप शहर की सतह पर जाएँ बशमूल खारान के, आपको एक दवाई नहीं मिलती है, गोली नहीं मिलती। 3 साल में MSD ने एक परचेजिंग भी नहीं की है। लेबॉर्ट्री में 1 रुपया भी जो आपको जो है, यानी लेबॉर्ट्री कोई गरीब आदमी जाए तो वो प्राइवेट लेबॉर्ट्रियों में उसको 50 से 60 हज़ार रुपये खर्चा देना पड़ता है। अमवात इतनी तेज़ी से बढ़ गई है, सेहत का जो वजारत है वो भी वज़ीर आला के साथ है। रही मेरे ज़िले की बात, मैं आपको बताऊँ, मुझसे तो खैर उनकी ज़ाती दुश्मनी हो गई है। 3 साल से मेरा एक कॉलेज है BRC, बलूचिस्तान रेजिडेंशियल कॉलेज, मैंने 2013 में उस वक्त के निगरान वज़ीर आज़म से मंजूर करवाया, आखिरी मराहल में काम मुकम्मल। 3 साल से इसके फंड रोके हुए हैं, अदालत ने इसके फंड जारी किए। मैं जो अभी कदीर खान साहब को खुदा उनको जवारे रहमत में जगह कर किया, जिस रास्कों में उन्होंने ये धमाका किया उस रास्कों 50,000 की आबादी वो मुंतकिल हो गई है क्वेटा, छागी, नोशकी में, क्योंकि सारे चश्मे और वगैरह जो है खुश्क हो गए। तो हमने वहां पर मैंने रखवाए। पिछली SDP में 80 करोड़ रुपए की स्कीम थी, 20-20 करोड़ रुपए की 4 स्कीम थे, पूरे साल उस स्कीम को रोके रखा। इस साल आने वाली ये PSDP में उसको ओमिट की। मैंने उनको हमेशा वज़ीर आला को कहा, मैंने कहा आईन और कानून पे यकीन करते हैं। ये आपके कैबिनेट के 2 लोग तो बैठ के रोज सड़कों के लिए आते, सड़कों में कमीशन बहुत है। ये जो कंस्ट्रक्शन सेंट्रिक डेवलपमेंट, हम जो नहीं कह रहे हैं कि ये बचगाना डेवलपमेंट का अप्रोच है, बलूचिस्तान को बहुत वेरी विजनरी डेवलपमेंट की तरफ। यहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत बड़ा बढ़ गया है। ये आर्टिकल 37 और 38 हमने कहा इसको जरा पढ़ लें। एक डिस्ट्रिक्ट में 18 अरब रुपए दिए हैं। जाम कमाल ने अपनी 10 एकड़ जमीन भी जहां पर उसकी है वहां के लिए उसने 20-20 किलोमीटर की सड़कें अपने लिए डाल दी हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में। ये गरीबों का पैसा है। ये लोग टैक्स देते हैं, हम पेट्रोल खरीदते हैं, टैक्स देते हैं, हम सिगरेट खरीदते हैं, टैक्स देते हैं, हम चीनी खरीदते हैं, टैक्स देते हैं, हम घी खरीदते हैं, टैक्स देते हैं। लेकिन जब रिटर्न करने का वक्त होता है, जाम कमाल कहता है तो मुझसे ज्यादा विजनरी आदमी नहीं है। मैं पहाड़ के ऊपर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाऊंगा, मैं जेर जमीन पार्क बनाऊंगा, मैं जो है आसमानों में जो है सड़कें गुजारूंगा, मैं ये मेरा डेवलपमेंट का अप्रोच है। वो भाई बलूचिस्तान बहुत बड़े इसका स्टेगनेंट हो गई हमारी सोसाइटी। KPK में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बढ़ गया, उसकी रेमिटेंसेस बढ़ गई। वहाँ का नौजवान आज क्यों बहुत ज्यादा जज्बाती नहीं है, वहां पर भी बहुत ज्यादा क्राइसिस है। सिंध में
आ गई पंजाब में। चलें, ये आपकी बात समझ में आती है। आप कह रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की तरफ जो है वो तवज्जो नहीं है, सेहत की तरफ नहीं है, तालीम की तरफ नहीं है। ये ज़ियाउल्लाह साहब एग्जैक्टली वही बात हो गई जो वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब जो हैं वो माजी की हुकूमत पर PMLN पर जो इल्ज़ाम लगाया करते थे कि ये तो सिर्फ सड़कें बनाते हैं, पुल बनाते हैं, क्योंकि इसमें कमीशन बहुत ज़्यादा बनता है, करप्शन बहुत ज़्यादा होती है। और यही चीज़ अगर बलूचिस्तान में हो रही है तो सनाउल्लाह बलोच साहब उसी की निशानदेही कर रहे हैं। देखिए, अच्छा। मैंने आपको कहा कि क्या कह रहे हैं बलोच साहब सड़कों का? मैंने कभी भी अच्छी बड़ी सड़कें जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पर्पज से हो, ऑब्जेक्टिव से हो, वो अच्छी हैं। ये तो ऐसी जगहों पे बाद में सिर्फ कागजों में इनका जिक्र है, ये जमीन पे एग्जिस्ट भी नहीं करते। ठीक है जी ज़ियाउल्लाह साहब। मैंने जिस तरह आपको कहा सादिया कि आप लोग जो हैं बिल्कुल बलूचिस्तान के बारे में, बलूचिस्तान की PSTB के बारे में स्टडी करें, एक डॉक्यूमेंट्री बनाएं, एक रिपोर्ट बनाएं जिसमें और हुकूमत बहुत खुश होंगे। क्योंकि जिस तरह ये लोगों के रोडों का मसला है, आप कोयटा शहर में आएंगे, कोयटा शहर में एंट्री में इधर सब वजीर आला रहे हैं, जाम साहब के भी पार्टी के लोग रहे हैं, इनकी पार्टी के लोग भी रहे हैं। ये आज के मसाइल नहीं है, लेकिन जो इधर बड़े बड़े शाहरा बन रहे हैं, बड़े कोयटा के शहर में जो रोड खूबसूरत बन रहे हैं, जहाँ तक हॉस्पिटल्स की बात इन्होंने की, आपको मैं चैलेंज दे रहा हूँ कि बलूचिस्तान के तमाम डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल में जाएं, एक ही तरह के रकम सबके लिए रिलीज किए गए, सबको एक ही तरह का रकम दिया गया, जो माजी में किसी हुकूमत की पॉलिसी नहीं रही है कि इन पैसों को आप MPA और किसी की निशानदेही के बगैर हॉस्पिटल में। आप कह रहे हैं कि ऑपोजिशन के MPAs हों या फिर हुकूमती MPAs हों, सबको एक ही तरह से फंड्स दिए जाते हैं? देखिए, वो सियासी लोग हैं, उन्होंने जो है अपना सारा माजी सियासत में गुजारा है, आगे भी सियासत करना है, तो उनको अच्छी हुकूमत को चलने नहीं देना है। क्यों? इससे तमाम लोगों के लिए पॉलिटिकल पार्टी के मसले हैं। तो इस तरह की बातें वो करेंगे, काम नहीं हुआ, मैं कहूँगा हुआ। मैं कहता हूँ आप जो है एक वो उस पर वो कर लें, ताकि आपके सामने और लोगों के सामने जो ना आने वाली चीजें वो भी आ जाए। चलें मुझे ठीक है, मैं ज़रूर आपने जो कहा डॉक्यूमेंट्री और ये चीज़ें हो जाएं, लेकिन हमारे साथ तो हमारे कोयटा के ब्यूरो चीफ मौजूद हैं खलील अहमद साहब। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, और जितनी चीज़ें आपने गिनवाई हैं, क्योंकि वो वहाँ रहते हैं, देखते हैं ये बलूचिस्तान के हवाले से जितनी चीज़ें आपने कही हैं, मैं उनसे ब्रेक से वापस आकर पूछ लेती हूँ कि जो आप बात कर रहे हैं क्या वाकई ऐसे है। राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। वेरी क्विकली खलील अहमद साहब, पहले तो ये चीज़ें जो ज़ियाउल्लाह लांगो साहब ने बताई हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये वाकई ऐसे हो रहा है? उन्होंने फ़ंड्स की मुसावी तकसीम के हवाले से बात की, फिर उन्होंने कहा कि आप देख लें वहाँ पर कितनी तरक्की हो रही है। ज़रा इसका जवाब दे दें, फिर मैं मलिक सिकंदर साहब की जानिब जाऊँ। जी सादिया, बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि आप बाकी तो छोड़िए, हरनाई में अभी जो ज़लज़ला आया, यकीन करें कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे बेड्स ही नहीं है मरीज़ों के लिए, बल्कि बाकायदा खेमे लगाए गए और उनमें मरीज़ों को जो है ना रखा गया। और जो सारी अद्वियात थी, पाक फौज और जो FC थी, सारी वो लेके आई। एक पेनाडॉल की गोली भी वहाँ दस्तियाब नहीं थी। लोग चीख रहे थे, लड़ रहे थे कि वो उनका ये कहना था कि फिर ये क्वेश्चन तो हमने, फिर जब वज़ीर आला वहाँ आए तो हमने उनको भी यही कहा कि ये क्या मसला है। आपने तो कहा कि सेहत का महकमा भी आपके पास है, लेकिन आप हाल देखें सिविल हॉस्पिटल का, उसकी एम्बुलेंसें, तीनों एम्बुलेंसें ख़राब थी कि मरीज़ों को शिफ्ट ही नहीं किया जा सकता था। तमाम जो एम्बुलेंसेज हैं वो कोयटा से आए, और आर्मी के जो हेलीकॉप्टर थे, 4 हेलीकॉप्टर्स में तमाम सीरियस ज़ख्मियों को जो है वो कोयटा शिफ्ट किया गया, या लोरलाई या जो है सिब्बी शिफ्ट किया गया। बाकी ना डॉक्टर्स थे, पशीन
سے ڈاکٹرز کو بلایا گیا اور اس کے علاوہ زیارت سے ٹیمیں آئیں، مطلب ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. ہم جب اسپتال پہنچے تو یقین کریں لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ ہاسپٹل ہے، بالکل انکمپلیٹ تھا کام. اس کا ایک عمارت بنی ہوئی تھی، صرف اس کا اسٹرکچر کھڑا تھا، نہ اس میں دروازے تھے نہ کھڑکیاں تھی. یہ بات. اور دوسری بات جو آپ ڈسٹرکٹ چھوڑیں، کوئٹہ کے 2 بڑے سول ہاسپٹل کی مشینیں میں بیٹھی ہوں، مجھے نہیں پتا. یہ تو خلیل صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے، انہوں نے تو گراؤنڈ پہ جو سچویشن ہے وہ دیکھ کے یہ بات بتا رہے ہیں مجھے. آپ خلیل صاحب کی موقف سن کر پھر میرا موقف کی ذرا لے لیں. آپ ان کا موقف سن لیں تسلی سے، پھر میرا بھی لے لیں. ہاسپٹل کی صورتحال بتائیں. نہیں آپ بتائیے. کوئٹہ ہاسپٹل میں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں جی خلیل، آپ کوئٹہ کے ہاسپٹل کی ذرا ضیاء صاحب آپ فرمائیے، جواب دیجیے. کوئٹہ کا سول ہاسپٹل، آپ نے کہا زیارت کے حوالے سے بات کی، تو میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتاؤں، میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ بلوچستان ایک ماڈل نہیں ہے. بلوچستان میں اتنی پسماندگی رہی ہے، کسی نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی. اس میں باپ کی جو لیڈرز ہیں، لوگ ہیں، ان کے لوگوں کی بھی پارٹیاں رہی ہیں. ثنا بلوچ کے لوگوں کی 2-3 مرتبہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں. لوگ آپ کے سامنے کانفرنس جماعتیں رہی ہیں، سب رہی ہیں. سب نے ان مسائل پر توجہ نہیں دیے. بلوچستان کے مسائل حل نہیں ہوئے. بلوچستان کے لوگ ایک جو آئیڈیل زندگی نہیں گزار رہے. میں ایک اسٹارٹنگ کی بات کر رہا ہوں. جس طرح خلیل مسائل موجود ہیں، یہ آپ رائٹ، یہ وہی والی بات ہے نا خلیل صاحب جو وزیر اعظم بھی کہتے ہیں پاکستان کے کہ بھائی نیا پاکستان بٹن دبانے سے نہیں بن جائے گا، ماضی کی بڑی چیزیں ہوئی ہیں، ٹائم لگے گا. میں ملک سکندر صاحب ذرا میری بات جی اچھا چلے. باقی جس طرح آپ جو ہیں ابھی اتنا بڑا مسئلہ ہوا ہے، اتنے بڑے مسئلے کو، اتنے بڑے زلزلے کو، اتنی بڑی کیجویلٹیز، اتنے انجری، زخمیاں، اتنے گھر منہدم ہوئے. اگر اس کو اسلام آباد میں خدا نخواستہ جیسے شہر میں آتا، اتنا جلدی آپ کنٹرول نہیں کر سکتے کہ وہ چھوٹا سا ہاسپٹل ساری آبادی سارے گھر ادھر کر گئے. اور سینٹ کی بات انہوں نے کی، ایک کچے مکانات اور جو کریکس آئے ہیں اس کی وجہ سے لوگ گھروں میں، بلڈنگ میں نہیں رہ رہے، جس کی وجہ سے پی ڈی ایم کو کہا گیا کہ لوگوں کے لیے ٹینٹس لگائیں. لوگوں کی ڈیمانڈ ہے. کل تک بھی مجھے ڈیمانڈ آئی ہے کہ ہمارے لیے 8000 ٹینٹس بھی. ابھی میں ان کی ڈیمانڈ مانوں، خلیل صاحب کی ڈیمانڈ مانوں، ثنا صاحب کی ڈیمانڈ مانوں. نہیں میں نے یہ کہا کہ ہاسپٹل میں مجھے آگے بڑھنے دیجیے. ملک سکندر صاحب یہ بتائیں کہ ابھی جس طریقے سے آپ کہتے ہیں کہ بھائی ایک شخص جام کمال صاحب جو ہیں وہ اس کرسی پہ ہیں، اس لیے یہ تمام چیزیں ہو گئی ہیں. اب کل کو اگر اوبویسلی باپ پارٹی کے پاس مینڈیٹ ہے، کل کو اگر ان کی جگہ کوئی اور شخص بھی آ جاتا ہے، سو واٹ ڈفرنس ڈز اٹ گوئنگ ٹو میک؟ کیا چیزیں تبدیل ہو جائیں گی؟ کیا بہتری آپ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ صرف شخصیت کے تبدیل ہونے سے تبدیلی آ جائے گی؟ دیکھیں میڈم، جام صاحب کی وجہ سے ہمارے اقدار بھی تباہ ہوئے، ہمارے روایات بھی تباہ ہوئے. ہمارے یہاں قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ہمارے یہاں آئین کی پاسداری نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ضیاء صاحب تو بڑے شدومت سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے یہ کیا وہ کیا. ان کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا میں بتاؤں 27 کروڑ روپے جیلی ادویات کی خبر آئی. 27 کروڑ جیلی ادویات کی خبر آئی. ہم نے اسمبلی میں سے اٹھایا، انہوں نے کہا کہ ہم کمیٹی بنائیں گے، اور جب کمیٹی بنائیں گے تو پھر اس میں جو بھی اس کے جو صورتحال ہوگی وہ بھی اسمبلی میں پیش کریں گے، اور جو لوگ بھی اس میں ملوث ہوئے ان کو سزائیں بھی دیں گے. لیکن آج تک ضیاء صاحب سے میں پوچھتا ہوں کہ 27 کروڑ روپے تو بلوچستان کے 1.23 لاکھ افراد کے قتل کا سبب بنتا ہے. جیلی ادویات سے لوگ مرتے ہیں. یہ جام صاحب کی حکم، انہوں نے صرف ایک سیکٹری کو چینج کیا، ایک ڈی جی کو انہوں نے اریسٹ کیا، اور یہ ساری چیزیں اسی طرح کی رہی ہیں. اسی طرح ایک چھوٹا سا ایک پل تھا جس کو خزدہ کے ایریے میں 2 ارب روپے صرف فیزیبلٹی کے لیے پی ایس ڈی پی میں رکھے. آپ مجھے بتائیں کہ 2 ارب روپے فیزیبلٹی کے لیے رکھے جاتے ہیں تو یہ پیسے کہاں جاتے ہیں، کون لے جاتے ہیں؟ اور پھر جام صاحب کا ایک ضلع ہے لسبیلا، باقی 34 اضلاع مختلف اور بھی ہیں، ان کے لیے 12 ارب روپے کے اسکیمز
कौन से किस कायदे के तहत, किस इंसानियत के तहत, और अब जो नई रिपोर्ट आई है उससे ये 12 अरब रुपए से और ये ज्यादा हो गए हैं। ज़ियाउल्लाह साहब वांट्स टू रिस्पॉन्ड। ज़िया साहब, सनाउल्लाह बलोच साहब का भी कमेंट ले लेते हैं, फिर आप इकट्ठा जवाब दे दीजिएगा दोनों का। सनाउल्लाह बलोच साहब, मेरी हुकूमत का है कि मुझे प्लीज आंसर देने दें मलिक साहब के, फिर मैं सना साहब भी आ जाएंगे, बात करेंगे, कोई बात नहीं। अच्छा, मलिक साहब ने कहा कि अच्छा चलें फरमाइए। ओके जी, बताइए। आइन की पासदारी नहीं है। मैं कहता हूँ इस हद तक जरूर कानून और आइन की पासदारी नहीं है। ये हमारी दो जमातें जिनका मैं बहुत एहतराम करता हूँ, जिनके अकाबरीन की जिंदगी जो है सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट पर गुजरी है, उन्होंने जदोजहद की है। इन्हीं दो हजरात ने अपने हाथों से पार्लियामेंट को ताला लगाया है कि हम अरकान असम्बली को अंदर आने नहीं देंगे, अरकान असम्बली को बजट पेश करने हुकूमत को नहीं देंगे। इस तरह तो मार्शल्लाह में नहीं होता है, ये तो डिक्टेटर हैं। दूसरी बात ये हुई कि मेरे डिपार्टमेंट के हवाले से कि मलिक साहब ने कहा पोस्टें नहीं हुई, ये जो है पोस्टों का मिनिस्टर इसमें इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होता है, वो एक डिपार्टमेंट चीज होता है। उन्होंने क्वेश्चन असेंबली में लाए हैं, हमने बार बार उनको आंसर दिए कि कोविड की वजह से एसओपीज के तहत इतने लोगों को वो इकट्ठा नहीं कर सकते। जब ये एसओपीज में नरमी आएगी, हम तो बैठे ही बलोचिस्तान के लोगों से खिदमत करने और उनको रोजगार देने, हमारी तरफ से कोई मसला नहीं है। वो विड से पहले जितनी मुलाजिमत इस डिपार्टमेंट में लोगों को मिली है, मलिक साहब तारीख में मुझे दिखा दें अगर इस डिपार्टमेंट में इस हुकूमत से पहले इतने लोगों को मुलाजिमत मिली है। तो सारी चीजें अपने ट्रैक पर जा रही हैं। इस वजह से जो है हमारे दोस्तों को और अपोजिशन की जमातों को मसला हो रहा है। सनाउल्लाह बलोच साहब, वैसे ये भी बड़ा मौक़िफ़ इन लोगों की जमात का आ रहा है उस दिन से। वो कहते हैं कि जी हमारी पार्टी के अंदरूनी मामलात हैं, वो तो हम सुलझा लेंगे, हल हो जाएंगे, अपोजिशन जो है वो उस पे जो है वो प्ले अप करना बंद कर दे। देखें बीबी, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनली जब 14 अराकीन वजीर गवर्नर साहब से मिलने गए, उनमें से 10 ने जो है अपने इस्तीफे दिए, और उसमें से जो 4 वज़रा थे उनके इस्तीफे गवर्नर साहब ने मंजूर भी कर लिए। दूसरी बात यह है कि वज़ीर आला साहब खुद आके टीवी पे कहते हैं कि मुझे सिर्फ 24 अरकान की हिमायत हासिल है, मैं 12 अरकान की बात क्यों मानूं। और मलिक सिकंदर साहब ने आपको हमारी असम्बली की कंपोजिशन बताई 64 और 65 की। इस 64 के ऐवान में इस वक्त 38 के करीब मेंबरान जो हैं वो अपोजिशन के पास हैं, मतलब अपोजिशन और उनके नाराज अराकीन का बनता है। तो वज़ीर आला के पास अराकीन की तादाद 21-22 भी नहीं है। खलील साहब ने खुद आपकी रिपोर्ट में आपने बताया कि कल उन्होंने लंच किया, बल्कि अपने हाथ से निवाले खिलाए उन्होंने लोगों को, इसके बावजूद 25 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं कर सके। आप अंदाजा करें कि ये एक 1.5 महीने से मेहनतें हो रही हैं, लोगों के दरवाजे दस्तक दिए जा रहे हैं, दीवारों से पलान कूदा जा रहा है कि खुदा के लिए आओ इस हुकूमत को बचाओ। हम ये कह रहे हैं कि ये तो वो जो चेयरमैन सेनेट साहब आ रहे हैं दौरों पे, सादिक संजरानी साहब, वो भी मामला हल नहीं कर पा रहे। आप इसका जवाब मलिक साहब ने अच्छी बात की। अच्छा, इनकी बात मुकम्मल हो जाए, सना बलोच साहब की बात मुकम्मल हो जाए, मैं आती हूँ, फिर ज़िया साहब आपसे जवाब ले लेती हूँ। यहाँ पर जो वजारत आला का होदा है, इट्स अ वेरी फादरली पोजीशन फिगर। यहाँ पर जो भी आता है वो बलूचिस्तान के ट्राइबल, सोशल, पॉलिटिकल और डेवलपमेंट के चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए ऐसी अप्रोच अपनाता है कि कम से कम कॉन्फ्लिक्ट हो। ऑलरेडी एक वो क्या कहते हैं फ्रेजाइल और जले हुए सूबे में जहां पर रोज आ गए, आज आपका जर्नलिस्ट एक अभी बम धमाके में जख्मी हुआ, अभी थोड़ी देर पहले आपसे खबर चल रही है। एक ऐसे सूबे में यू नीड टू हैव अ इंक्लूसिव लीडरशिप। हमारा अब इनके लोगों ने इनको क्यों छोड़ा? ये सब वजीर भी थे। ये सिर्फ बात फंड की नहीं है, बात ये है कि ही बिलीव्स ऑन ओवर सेंट्रलाइजेशन, अथॉरिटेरियन टाइप की उसकी जो है माइंड सेट है कि अथॉरिटेरियन अप्रोच है उसकी कि मुझे कोई ना पूछे, मैं जो है सेक्रेटरी भी आपका कंट्रोल करूंगा, मैं आपका डायरेक्टर भी कंट्रोल करूंगा, मैं आपकी मिनिस्ट्री भी कंट्रोल करूंगा। यानी ही वांट्स टू हैव अ कंप्लीट कंट्रोल। सिर्फ आपको गाड़ी मिली है, पेट्रोल मिला है, अपने दफ्तर में जाके बैठ जाएं। आप जाते हैं 8-8 घंटे अपने लोगों से नहीं मिला। हम तो नहीं गए इससे 3 साल में। आप अंदाजा करें कि वी आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। अब दूसरी अपने लोगों से आप कहते हैं मुलाकात नहीं करते। एक अप्रोच क्या है ये जो अभी आ रहा है अरनाई में? जी मुकम्मल करें, ज़िया साहब वांट्स टू रिस्पोंड देन। जी मैं आ रहा हूँ। 8,000 टेंट, ये देखें यही कोरोना के वक्त में यहाँ पर 4.5 अरब रुपए में खर्च किए गए, 14 लाख रुपए की कीलें खरीदी गई। अब जलजला आ गया, लोग तो दुआ करते हैं कि बलूचिस्तान में क्राइसिस आए ताकि पैसे बनाएं। इंस्टीट्यूशनली यहाँ पर सिस्टमेटिक करप्शन इतनी ज्यादा है, जहां पर आप घर में नहीं रह सकते, अरनाई में टेम्परेचर 10 ग्रेड है, सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं है, वहां पर आप टेंट दे रहे हैं। हम कहते हैं सोशल प्रोफाइलिंग करें, जिसका नुकसान हुआ है उसको दे दें, उसकी मर्जी घी खरीदे, उसकी मर्जी चावल खरीदे, उसकी मर्जी दालें खरीदें, यहाँ से दाल और चावल क्वेटा से खरीदे। प्रोक्योरमेंट पैसा है। करप्शन इज सो एंडेमिक एंड पेंडेमिक इन बलूचिस्तान। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इंपोज ना करें, आप उनको दे दें, वो अपनी मर्जी से जो है वो खरीदें। राइट जी ज़ियाउल्लाह साहब, दुनिया में
देखिए मैं रिलीफ का अप्रोच बदल गया है, डेवलपमेंट का अप्रोच बदल गया है, गवर्नेंस का अप्रोच बदल गया है। ये 100 साल पहले वाली अप्रोच के साथ अभी तक बलूचिस्तान को चला, और सफर कौन कर रहा है? बलूचिस्तान का गरीब कर रहा है। तबाह कौन हुआ है? बलूचिस्तान का गरीब हो रहा है। ये खरीदेंगे, आप देखना 18,000 खरीदेंगे, बिकॉज देयर इज गोइंग टू बी अ बिग कमीशन। वहां पे तो टेंट की जरूरत नहीं होती। ठीक है सनाउल्लाह बलोच साहब, दवाइयों राइट, हॉस्पिटल्स की जरूरत है, उनको एजुकेशन की जरूरत है। जवाब ले लीजिए ज़िया साहब से। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि एज ए पार्लियामेंटेरियन जो मैं महसूस कर रहा हूँ, बलूचिस्तान की हुकूमत या यहाँ के लोगों में जो वसाइल तकसीम कर रहे हैं वो तबाही नहीं है। यहाँ की तबाही सना बलोच जैसे सियासतदान, जिनके आप देख अक़वाम मुत्तहिदा तक पाकिस्तान के मुतल्लिक, इस्लामाबाद में बलूचिस्तान के मुतल्लिक, मीडिया में बलूचिस्तान के मुताबिक इसका एक एक फिगर देख लें। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, एक एक फिगर ये अपने आप से बना के लोगों को गुमराह करते हैं, ताकि दुनिया में पाकिस्तान से लोगों को नफरत हो और पाकिस्तान में बलूचिस्तान से लोगों को नफरत हो। इसलिए जो फिगर दे रहे हैं, मैं इस फिगर को सारे आर्टिकल चैलेंज दे रहा हूँ। इनको मसला ये है कि जिस तरह से माशाल्लाह हुकूमत बलूचिस्तान इन चीजों को खबर कर रही है, और जिस तरीके से अभी मैंने उनको काफी देर तक छोड़ा, अभी वो मेरी बात जरा सुन लें। चलिए एक एक करके बात कर लेते, फिर दोनों की आवाज समझ में भी नहीं आएगी। सना बलूच की सियासी एजेंडा यही है, जब तक वो नेगेटिव बात नहीं करेंगे वो सियासत में आगे जा ही नहीं सकते। तो जहाँ बलूचिस्तान के वसाइल की बात है, वो सुबह तक कहेंगे ऐसा हुआ। मैं कह रहा हूँ इसके एक एक इंटरव्यू को आप चेक कर लें, एक एक इंटरव्यू, एक एक ट्वीट, तो फिगर्स ये देते हैं, उसको मैं चैलेंज करता हूँ। इसके तमाम फिगर्स खुद साख्ता है। चलें जी, आपके सनाउल्लाह बलोच साहब आपके फिगर्स को, तमाम स्टैटिस्टिक्स को चैलेंज कर रहे हैं। इसका ये बिल्कुल, इसके आप इंटरनेशनली यूएन तक गए, आपको चैलेंज कर रहे हैं, मुझे नहीं कर रहे हैं। तो तारीखें जो आप आज सना बलोच की सारी आप इसके बारे में यूट्यूब पे देखें, फिर सारे सना बलोच। मेरे पास टाइम थोड़ा रह गया। सनाउल्लाह बलोच साहब भी मेरे ख्याल से चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई जिन इदारों क्या है वो आदाद शुमार सामने रखें। Unfortunately, I've run out of time. I have to wind up here. सनाउल्लाह बलोच साहब, ज़ियाउल्लाह लांगो साहब, मलिक सिकंदर खान साहब और खलील अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। That's all for tonight. इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।